हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर की पर्सनालिटीज़ के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इस लेक्चर सीरीज़ में, जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का 3rd लेक्चर होगा ये, इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जम्मू एंड कश्मीर की, फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखेंगे, फाइनली हम देखेंगे साइंटिफिक डिस्कवरीज बाय पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है, मेन सिलेबस इसका जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके ये बीच में पार्ट्स हैं, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन हमें आता होना चाहिए ये चीज़ें। चलो आइए देखते हैं, एक बार देख लीजिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहली पर्सनालिटी है बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये मेंबर रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी जो एनसी पार्टी है अभी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके ये मेंबर रह चुके हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रह चुके हैं 1953 से 1964 तक। अगर आप जानते हैं हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, आपको पता होगा 1965 से पहले काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती थी स्टेट में। तो जो प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर अभी प्रेजेंटली जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था तब। उसके बाद जो गवर्नर होता था उसे सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट माना जाता था। तो उस 1965 के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई थी। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में अगर आप देखेंगे, ही ऑल्सो सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 47 to 53। तो सेकंड इन कमांड थे ये शेख अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी थे ये एनसी में आफ्टर शेख अब्दुल्ला। अलॉन्ग विद करण सिंह ही स्टेज द कू अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 1953 में फिर शेख अब्दुल्ला को इम्प्रिजनमेंट हुई। अब ये कू क्या होता है, एक तरह का हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की इन्होंने। फिर 1953 में शेख अब्दुल्ला को इम्प्रिजन कर दिया गया। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रह चुके हैं ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग हिस पीरियड। जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो इनके दौरान बना था, इनके टेन्योर के टाइम पे बना था। नेक्स्ट देखते हैं फारूक अब्दुल्ला। इनको तो आप जानते ही होंगे। ही वॉज बॉर्न इन 1937। चेयरमैन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी के चेयरमैन है ये एट प्रेजेंट। सिंस 1982 सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैनी टाइम्स। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रह चुके हैं ये कब से, 2009 to 14, मतलब यूपीए सेकेंड के टाइम पे ये एज ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रह चुके हैं ये। तो फादर ऑफ उमर अब्दुल्ला, ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड पर्सनैलिटी है गुलाम नबी आज़ाद। 1949 में बॉर्न हुए ये। ही इज़ द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एज ए होम मिनिस्टर, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर सेंटर के भी रह चुके हैं ये। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एट प्रेजेंट है ये। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। और उसके बाद ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये कब, 2005 में, यूपीए फर्स्ट के टाइम पे 2005 में एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं ये। 2005 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे JNK के, यूपीए फर्स्ट में ये बने थे एक्चुअली। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला के बारे में कि यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। उसी तरह गुलाम नबी आज़ाद के बारे में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। करण सिंह के बारे में देखते हैं। करण सिंह ये पॉलिटिशियन, फिलांथ्रोपिस्ट एंड पोइट, ये तो आप जानते ही होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इज द सन ऑफ महाराजा हरि सिंह। सर्व्ड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एज ए राज्यसभा मेंबर रहे हैं ये। सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस रह चुके हैं ये। सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मैंने बताया था आपको 1965 से पहले कि वहाँ पे गवर्नर को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो एज ए गवर्नर की बात चल रही है यहाँ पे 1965 से पहले। तो एज ए प्रेसिडेंट यानी एज ए गवर्नर ये सर्व कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ड्यूरिंग कंक्लूजन ऑफ कोल्ड वार 1990s के टाइम पे चली थी। ही वॉज इंडियन एम्बेसडर टू USA। इसका मतलब ये एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। तो ये कोल्ड वार के टाइम पे कहाँ के एम्बेसडर थे, USA के। इसका मतलब बहुत पावरफुल आदमी रहे होंगे अपने टाइम पे ये। रिसीव्ड पद्मा विभूषण इन 2005 में इनको पद्मा विभूषण भी मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट उमर अब्दुल्ला, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। इज द 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन
जम्मू एंड कश्मीर। तो ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर अभी तक रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन J&K असेंबली महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट। आप जानते होंगे कि 2018 में जब ये महबूबा मुफ्ती सर की सरकार जो कोलिजन में थी बीजेपी के साथ, तो कोलिजन टूटने के बाद वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया था। उस टाइम पे, उससे पहले जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो उमर अब्दुल्ला थे। तो ये MLA भी रह चुके फ्रॉम बीरवा बडगाम डिस्ट्रिक्ट। मेंबर ऑफ 14 लोकसभा इलेक्शन, मेंबर ऑफ लोकसभा 14 लोकसभा का मतलब है लोकसभा में ये MP रह चुके हैं रिप्रेजेंटिंग श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये MP रह चुके हैं। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये अब देखिए क्या डिफरेंस क्या है। ये एक होता है मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर आप मान लीजिए रैंक में उनसे ज़्यादा होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके पास कोई डिपार्टमेंट या कुछ सपोर्टिंग कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट इनको दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 2001 से 2002 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। शम्मा जैन सीनियर डिप्लोमेट है ये इंडिया के, ठीक है। सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस, अभी तो ये सर्व कर रहे हैं एज एन एम्बेसडर टू ग्रीस 2017 से अभी तक। प्रीवियसली ये एम्बेसडर रह चुके हैं पनामा, कोस्टा रिका एंड निकारागुआ। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एक डिप्लोमेट है, और ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली वो ग्रीस या फिर बाहर यूरोप की किसी कंट्री के एम्बेसडर हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज एन एम्बेसडर टू आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, अफ्रीकन कंट्रीज सीरा लियोन एंड गिनी फ्रॉम 2008 to 11। मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में किसी कंट्री के ये एम्बेसडर रह चुके हैं और ये डिप्लोमेट हैं। डिप्लोमेट मतलब एम्बेसडर रह चुके हैं। शेख अब्दुल्ला 1905 में ये बॉर्न हुए थे, 1905 से लेकर 1982 तक। ही वॉज नोन एज शेर कश्मीर, तो ये तो आपको पता ही होगा। फाउंडर ऑफ ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसका नाम ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम था, बाद में उन्होंने चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया था। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K आफ्टर इट्स सक्सेशन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये बने थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर। एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ हरी सिंह, तो हरी सिंह की काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे उनकी पॉलिसीज़ को, उनके रूल के अगेंस्ट थे ये काफ़ी। तो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे उस वक्त, क्योंकि वो किंग का रूल चलता था, मोनार्की होती थी। मोनार्की का मतलब है किंग रूल करता था। तो उसके बाद उन्होंने जब डेमोक्रेसी लाई, फिर 1953 के आसपास इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाया। बाद में अरेस्ट हो गए थे, जैसे अपने पीछे पड़ा, अरेस्ट हो गए थे ये। उसके बाद काफ़ी देर तक ये अरेस्ट रहे थे। फिर 1965 में इन्होंने इंदिरा अकॉर्ड साइन किया था, आगे हम देखेंगे उसके बारे में। तो ये डिमांड करते हैं क्या, सेल्फ रूल। हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, तो इनकी जो JKNC है उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सेल्फ रूल चाहिए इनको, ठीक है, सेल्फ रूल। ही वॉज जेल्ड एंड एक्साइल्ड इन 1953। 1953 में इनको जेल हो गई थी। 1953 ऑल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो पीछे हमने फर्स्ट पढ़ा था, बख्शी गुलाम मोहम्मद को अपॉइंट किया गया था एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द एक्सप्रेशंस ऑफ सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन 1965। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले क्या होता था, 1965 से पहले स्टेट के पास काफ़ी ऑटोनॉमी होती थी, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर होता है उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर माना जाता था, और गवर्नर को टाइटल मिलता था सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट का, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो 1965 के बाद ये ख़त्म हो चुका था। 1974 में ही साइन इंदिरा शेख अकॉर्ड, तो इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन किया गया था। उसके बाद इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया एंड रिमेन्ड इन टॉप स्लॉट टिल हिज डेथ इन 1982। उसके बाद ये जब इनकी डेथ हुई तब तक ये क्या रहे, एक हायर अथॉरिटी ही बन के रही एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखते हैं मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, प्रेसिडेंट ऑफ J&K पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तो आपको पता ही होगा। CM ऑफ J&K फ्रॉम 2016 से लेकर 2018 तक। फॉर्म्ड कोलिजन गवर्नमेंट विद BJP, रिजाइन ऑन 2018। फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ CM ऑफ J&K, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते थे तो आप ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं ये, रिप्रेजेंटिंग अनंतनाग, इनका होम टाउन है अनंतनाग। इन 16th लोकसभा, 14th लोकसभा में भी ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन 15 में इन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो आप ये याद रखें 14 और 16 है, ये ज़रूरी नहीं है 14 16 इतना याद रखना है। अनंतनाग से ये लड़ते, अगर कभी भी इलेक्शन में लड़ा MP के लिए, तो इन्होंने 16th में ये
16 लोकसभा में ये अनंतनाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, 14th में रही हैं, 15 में नहीं रही हैं। ये नहीं भी याद है तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए अनंतनाग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये पूछ सकते हैं। सर्व ट्वाइस एज चीफ मिनिस्टर, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फ्रॉम 2002 to 2005 एंड 2015 to 16। 15-16 तो आपको याद रहा होगा, लेकिन ये याद रखना आपने 2002 to 2005। ठीक है, आपको पता है 2005 में बाद में गुलाम नबी आज़ाद बन गए थे, पीछे हमने पढ़ा था। फाउंडेड द पीडीपी पार्टी, पीडीपी क्या, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1999। इनका मेन मोटिव क्या था, टू परसुएड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट एन अनकंडीशनल डायलॉग विद कश्मीरीज फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेन इनका जो काम था वो चाहते थे कि रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम, इसको अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने पार्टी बनाई थी। ठीक है, सर्व्ड एज यूनियन होम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यूनियन होम मिनिस्टर अभी तक यही रहे हैं, JNK से अगर कोई रहा है तो यूनियन होम मिनिस्टर वो रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। कब, 1989 से लेकर 90 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए। ईयर याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1990s में कहीं इतना याद रख लो, यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके हैं ये। कौन, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी जो पार्टी है वो एक आइडियोलॉजी उनकी थोड़ी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, उनका भी सेल्फ रूल है। ठीक है, उसकी जो आइडियोलॉजी है उनका मतलब भी सेल्फ रूल है। आगे बढ़ते हैं। फेरोज़ खान, ये एक स्टूडेंट लीडर है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट लीडर है, फॉर्मर NSUI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट NSUI के। NSUI क्या है ये, जैसे ABVP है BJP की, इसी तरह कांग्रेस की है NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, सक्सीडेड बाय नीरज कुंदन एज द नेशनल प्रेसिडेंट। अभी प्रेजेंटली नहीं है ये, फॉर्मर प्रेसिडेंट है ये, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NSUI। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। फेरोज़ खान। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ। अभी तक हमने देखा है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में, अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। द जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, JKDFP, कि इन्होंने फाउंड की थी 1989 में। किसने की थी ये फाउंड, हाशिम कुरैशी एंड शबीर अहमद शाह एज अ सेपरेटिस्ट पार्टी। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, एडवोकेट सेल्फ रूल, PDP की तरह ही है ऑलमोस्ट। PDP जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका भी यही है, सेल्फ रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी के बेस पे ही पार्टी बनती है, आइडियोलॉजी के बिना कोई पार्टी नहीं होती है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो है सेल्फ रूल। ठीक है, द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये किन्होंने फाउंड की थी 1989 में, 1 साल के बाद। मुफ्ती मोहम्मद सईद, हमने पीछे पढ़ा था इनके बारे में, इनकी भी सेपरेटिस्ट पार्टी थी, वो एडवोकेट करते थे सेल्फ रूल, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, ये थोड़ा आइडियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आइडियोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, अगर एग्जाम में ना पूछा तो इंटरव्यू में पक्का पूछ सकते हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, फाउंडेड इन 1993, अभी तक सबसे पुरानी पार्टी यही है। एंड इज पॉलिटिकल फ्रंट फॉर्म्ड एज एन अलायंस ऑफ 26 पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर। ये अलायंस है कुछ 26 ग्रुप्स का, वो कौन कौन से ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी आइडियोलॉजी प्रो पाकिस्तान है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रो पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सेंटर लेफ्ट। अब ये क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ। अगर आप मान के चलो, ये सेंटर आइडियोलॉजी, मैंने बताया कि हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, ये सेंटर मान के चलो, ये राइट विंग होती है, ये लेफ्ट विंग होती है। लेफ्ट का मतलब होता है थोड़ा, ये किसकी तरफ फोर्स करते हैं ज़्यादातर, लेबर की तरफ, वर्कर्स की तरफ ज़्यादा फोर्स करते हैं, ये वर्कर्स यूनियन वगैरह की तरफ ज़्यादा फोर्स करते हैं। जो राइट विंग होती है ये ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ फोर्स करती हैं। ये चाहते हैं कि वर्कर का वेलफेयर ज़्यादा होना चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स आने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह होने चाहिए। तो इनको एक तरह से ये सोशलिस्ट भी होते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाए तो ये बिल्कुल बोलते हैं कि कैपिटलिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, कैपिटलिज्म का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ ये जो हैं, इनमें जो वर्कर्स हैं उनको अच्छा सैलरी वगैरह मिलना चाहिए। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है अगर ये सेंटर है तो लेफ़्ट की वाली की तरफ जो है ज़्यादातर, ये ज़्यादातर एंटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी मॉल्स, बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाने के फेवर में नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप की चीज़ ये बोलते हैं। और इसके अपोजिट जो होते हैं इनको बोला जाता है राइट विंग।
तो राइट विंग वालों को ये क्या होता है, इनको बोलते हैं हम, ये हो गए लेफ्ट विंग, ठीक है, ये प्रो वर्कर्स होते हैं, इसको एल से बोल सकते हैं। लेफ्ट विंग ये हो गए राइट विंग। राइट विंग ज़्यादातर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। ये कहते हैं कि जितना हम ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स वगैरह ग्रो करेंगे उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसी से डेवलपमेंट आगे होगा, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इसलिए प्रॉब्लम होगा। तो इस तरफ जो आती हैं पार्टीज़, लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़ जो होती हैं, उनमें कौन कौन होता है, जैसे नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है, लेफ्ट पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो होती हैं वो इस तरफ आती हैं। राइट वाली तरफ कौन कौन सी पार्टीज़ आती हैं, जैसे JNK की ये कुछ पार्टीज़ आती हैं, जैसे हम सेंटर की बात करें तो BJP आती है यहाँ पे, अकाली दल वगैरह ऐसी पार्टीज़ आती हैं जो राइट विंग होती हैं, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपको इतना याद होना चाहिए, जो लेफ़्ट की तरफ होती हैं वो भी स्ट्रिक्ट होती हैं, पर वो वर्कर्स के फेवर में ज़्यादा होती हैं। जो राइट की तरफ होती हैं वो कैपिटलिज्म के फेवर में ज़्यादा होती हैं। कांग्रेस जो है इस तरफ नहीं है, एग्जैक्टली इस तरफ नहीं है, इस तरफ ज़्यादातर कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं। कांग्रेस को कहीं यहाँ बीच में रखा जाता है, इसको बोलते हैं सेंटर लेफ्ट, यानी लिबरल होती है, थोड़ी सी लिबरल होती है, तो इसको बोलते हैं सेंटर लेफ्ट, ठीक है, कंसिडर्ड सेंटर लेफ्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। In 2009, general election formed a coalition with the number of allies called UPA, United Progressive Alliance बोलते हैं इसको। तो ये जो अलायंस बनाते हैं, जैसे NDA, BJP NDA बनाती है, इसी तरह ये UPA बनाती है, UPA की अलायंस होती है। इसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, खाली कांग्रेस नहीं होती है। एंड वॉज एबल टू फॉर्म मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। 2009 में क्या हुआ, एक्चुअली 2005 में भी इन्होंने UPA बनाई थी, UPA 1 बोलते हैं उसको। उसके बाद जो 2009 में दोबारा ये जीत के आए तो इनको बोलते हैं UPA 2, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इनको तब जानते होंगे, सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, कंसीडर सेंटर राइट। अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट का मतलब, राइट का मतलब थोड़ा फेवर करते हैं कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा, ठीक है। इन द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एंड इज़ द हिंदू नेशनल पार्टी, ठीक है। तो ये हिंदू नेशनल पार्टी है। दे वर इन पावर फ्रॉम 1998 टू 2004। अटल बिहारी के टाइम पे, जब अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे 1998 से लेकर 2004 तक इनकी एक सरकार बनी थी, ठीक है। एट प्रेजेंट भी ये NDA 1 में, NDA 1 आपको पता होगा 2014 से लेकर 19, अब NDA 2 चल रहा है 2019 से आगे 24 तक। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी NCP, ठीक है, वॉज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल्ला, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, 1939 में। JNK की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। एंड डोमिनेटेड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स फॉर मैनी डिकेड्स इन द स्टेट, इट इज नो बीइंग लेड बाय ग्रैंडसन उमर अब्दुल्ला। अभी ये कमान किसके पास है, उमर अब्दुल्ला के पास। दे आर मॉडरेट सेपरेटिस्ट पार्टी, देखो सेपरेटिस्ट ये भी हैं लेकिन मॉडरेट है, थोड़ा लिबरल हैं ये। सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी इनकी भी है लेकिन ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट है। एंड कॉल फॉर जम्मू एंड कश्मीर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अभी तक चल रहा था सेल्फ रूल सेल्फ रूल सेल्फ रूल, तो ये आगे कौन, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी के फेवर में। ये कहते हैं कि 1953 में जो सिचुएशन थी, 1953 में जैसे सदर रियासत हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ऐसे टाइटल जो होते थे पहले से, उनको रिवाइव करने की बात करते हैं ये, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है और ज़्यादा पावर, जो उनके पास पहले होती थी पावर, वो सब अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, 370 हट गया, तो अब तो ऑटोनॉमी की बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये चीज़ अब्सोल्यूट होगी, अब अब्सोल्यूट हो गई है ये चीज़ें। तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ भी हमने देख लिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देख लिया। अब देखते हैं कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज बाय पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। रामेश्वर नाथ कोल बमिजाई, इंडियन साइंटिस्ट हैं ये, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड कैंसर बायोलॉजी, जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। डील करते हैं DNA वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके ये साइंटिस्ट हैं। ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, JNU दिल्ली। आपको इतना पता होना चाहिए कि रामेश्वर नाथ कोल जो हैं ये जेनेटिक्स साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन जीन साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, और कैंसर बायोलॉजी के ये साइंटिस्ट हैं। वाइस चांसलर रह चुके हैं ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, SMEDU के भी ये क्या रह चुके हैं, वाइस चांसलर VC रह चुके हैं ये। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद्मश्री बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2012। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको, इतना इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड फेलो ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ही हैज़ पब्लिश्ड मैनी आर्टिकल्स इन दिस रिसर्च। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने की, एक तो ये जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं, दूसरा ये वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी SMEDU के ये VC रह चुके हैं ये,
तीसरा ये कि इनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। बाकी अगर आप याद रख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष काक, एन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। क्या है ये? कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, प्रोफेशन पता होना चाहिए। कंप्यूटर साइंटिस्ट, ही इज़ द रीजेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में है ये प्रोफेसर हैं ये। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी का नाम नहीं भी पता है तो ये पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये सुभाष काक। ऑनररी विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एट JNU में एज एन ऑनररी विजिटिंग प्रोफेसर है। अब मान के चलो ये गेस्ट लेक्चर्स आके दे देते हैं, बस ऐसे है, ऑनररी विजिटिंग प्रोफेसर। काक हैज़ पब्लिश्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ साइंस, द फिलोसफी ऑफ साइंस। देखो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का ये, साइंस को और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो साइंस होती है उन दोनों को ही मिलाने की कोशिश करते हैं, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस को मिलाने की कोशिश कर रही हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, तो इनका जो शो के ज़्यादातर है तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन ये ज़्यादातर क्या कोशिश कर रहे हैं, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस को मिलाने की। काक हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड एन आर्कियो एस्ट्रोनॉमी एंड एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ इंडिजिनस आर्यंस। आर्यन रेस आपको पता होगा, सेंट्रल एशिया से आए थे जो यहाँ पे, ठीक है। आर्यन रेस जो इंडिया में अभी तक चल रही है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में आर्यन रेस ही है, तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। स्कॉलर्स हैव रिजेक्टेड हिज थ्योरीज, इनकी काफ़ी थ्योरीज जो रिजेक्ट की गई हैं ऑन दिस टॉपिक्स इन एंटायरिटी, मतलब पूरी की पूरी थ्योरीज इनकी काफ़ी रिजेक्ट हुई हैं। एंड हिज राइटिंग्स हैव बीन हैवीली क्रिटिसाइज्ड, काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल फिगर है, इनकी जो थ्योरीज हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ की गई हैं। 2019 में गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया है, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, ये अवार्ड वगैरह क्या होते हैं, ये ऑर्डर में क्या है वो बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना कि पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था सुभाष काक। एक तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, दूसरा ये विजिटिंग प्रोफेसर हैं JNU के, तीसरा ये इन्होंने काफ़ी को काम किया है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस को मिलाने की। तो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड काम किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनस जो ट्राइब्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं इंडिजिनस जो रेसेस हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है, लेकिन काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इनके वर्क को, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इनको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रद्युमन कृष्ण का, इंडियन प्लाज्मा फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च एंड सर्व द इंस्टीट्यूट एज डायरेक्टर फ्रॉम 1986 से 2012। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के क्या फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने PhD की थी 1966 में अंडर प्रोफेसर MS सोधा। ये फर्स्ट PhD थे फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली से ये फर्स्ट प्रोफेसर थे जिन्होंने PhD कंप्लीट करी थी। काउ रिसीव्ड हिज PhD एट द एज ऑफ 18, काफ़ी कम एज में इन्होंने PhD रिसीव कर ली थी एट द एज ऑफ 18। एज नहीं पूछेंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये काफ़ी कम एज में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली थी। प्रद्युमन कृष्ण का, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला है 1986 में। तो ये कुछ पद्मश्री हाईएस्ट अवार्ड्स भी मिले इनको कुछ। ही वॉज अवार्डेड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर प्राइज ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स, ये अवार्ड आपको पता होना चाहिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर प्राइज ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं ये। उसके बाद इनको जो लास्ट में एक अवार्ड मिला प्लाज्मा फिजिक्स के बारे के से रिलेटेड जो एक अवार्ड होता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर प्राइज़, तो ये इंडिया ने ही दिया है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने PhD कंप्लीट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोकीनाथ कुशू जॉइंट नेशनल बोटानिकल गार्डन्स लखनऊ। नेशनल बोटानिकल गार्डन्स जो है लखनऊ में वो ज्वाइन किया था इन्होंने 1964 एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। बाद में ये प्रमोट हो गई एज ए डायरेक्टर, इन्होंने काफ़ी काम किया था इसलिए जल्दी प्रमोट हो गए। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1978 में इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशन को राइज किया, इंस्टीट्यूशन को काफ़ी प्रमोशन मिला, तो उसकी वजह से ये क्या बन गया, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी तक तो खाली बोटानिकल गार्डन था ये, बाद में उसमें रिसर्च वगैरह भी होने लगी, डिटेल्ड रिसर्च इसके बारे में 1978 में। खुशू वाज ए प्रोलिफिक राइटर, ये राइटर भी थे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको फिर भी पता होना चाहिए, लिखते भी थे ये। ऑथर्ड मोर देन 250 रिसर्च पेपर्स ऑन प्लांट जेनेटिक्स
एंड एवोल्यूशन, बायोमास, एनर्जी, फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको इतना पता होना चाहिए, काफ़ी सारे इन्होंने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। ही रोट 7 books and edited 11 more on wide range of subjects. His book महात्मा गांधी एन एपोस्टल ऑफ अप्लाइड ह्यूमनियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिलोकीनाथ खुशरू जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी के ऊपर। इन्होंने कहा था कि अपोस्टल ऑफ अप्लाइड ह्यूमन इकोलॉजी। तो गांधीयन जो फिलॉसफी है, गांधीयन व्यूज़ जो हैं, उनकी क्या प्रैक्टिकल रेलेवेंस है प्रेजेंट वर्ल्ड में, वो इन्होंने प्रैक्टिकली शो किया। वो लिखा था, इन्होंने पब्लिश हुई 1996 में। तो गांधी से रिलेटेड भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। इन्होंने बताया था कि गांधीयन जो फिलॉसफी है उसकी प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी इनको प्रेज़ किया गया, अपलॉड किया गया था काफ़ी इनको, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल रेलेवेंस बताई थी गांधीयन व्यूज़ की प्रेजेंट वर्ल्ड में। आगे बढ़ते हैं। फयाज़ अहमद मलिक, इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट, कैंसर बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, वहाँ पे ये क्या है, फार्माकोलॉजिस्ट, कैंसर बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लेना, वहाँ पे ये साइंटिस्ट है ये। ही इज़ नोन फॉर स्टडीज इन इन्वेस्टिगेटिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ कैंसर स्टेम सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए। कैंसर स्टेम सेल से रिलेटेड ये इन्होंने काम किया ज़्यादा, कैंसर स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है आपने कि फयाज़ अहमद मलिक जो है ये एक साइंटिस्ट हैं। ज़्यादा काम इन्होंने किससे रिलेटेड किया है, ये कैंसर स्टेम सेल से रिलेटेड किया है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्यूमर मेटास्टेसिस, ये ज़रूरी नहीं है, बस कैंसर स्टेम सेल्स का आपको नाम पता होना चाहिए। हिज डिस्कवरी ऑफ न्यू एंटी कैंसर एजेंट्स होल्ड्स अ नंबर ऑफ पेटेंट्स फॉर द प्रोसेस ही हैज़ डेवलप्ड। एंटी कैंसर एजेंट्स इन्होंने डेवलप किए हैं कुछ, वो क्या डिस्कवर किए हैं इन्होंने, न्यू एंटी कैंसर एजेंट्स। अब देखो ये इन्होंने कहा है डिस्कवरी, इसका मतलब कुछ बॉडी में कुछ एजेंट्स हैं जो इन्होंने डिस्कवर किए हैं, जो क्या है, एंटी कैंसर एजेंट्स।